Hello, guys. Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories full of love, lust, anger, thriller, hatred, twists, turns, and many more, which excites you up. तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मैं पी रहा हूं और तुम्हारी डिलाइटफुल कंपनी एंजॉय कर रहा हूं। मैंने अपना ग्लास उठाया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा लार्सन। काश मैं भी वही कह पाता। रीस मेरे आने के बाद से ही गुस्सा और उदास था, जो उसके नॉर्मल बिहेव से ज़्यादा अलग नहीं था। लेकिन अब जब लड़कियां कमरे से बाहर थीं, उसने अपना पूरा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। 1 साल प्रिंस कंसॉर्ट क्या बने, तुम हमारा इतिहास ही भूल गए, हमारी दोस्ती। मैंने अपनी टोन में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई। मुझे लगा था तुम अलग हो, पर सच ये है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मैंने दोस्ती वर्ड का इस्तेमाल थोड़ा कैजुअली किया था। रीस के साथ मेरा रिश्ता तब शुरू हुआ था जब उसने मेरी जान बचाई थी और मैं उसे ब्रिजेट के साथ हार्पर सिक्योरिटी से बाहर निकालने में मदद कर रहा था। तब से हमारा रास्ता काफ़ी मुश्किल रहा है। डिसएग्रीमेंट्स, नोक-झोंक और एक अजीब सा म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शक। बकवास बंद करो हार्पर। रीस की आंखों में गुस्सा था। क्लासिक लार्सन। अगर वो और गुस्सा होता तो उसे एक प्लास्टिक सर्जन चाहिए होता अपने चेहरे से वो फ्राउन हटाने के लिए। मैंने तुम्हें स्टेला से दूर रहने को कहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ये फेक है, वो तुम्हारे साथ रह रही है और मुझे उसका तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं। तुम उसकी लव लाइफ को लेकर काफ़ी कंसर्न लग रहे हो, मैंने टॉन्ट किया। क्या ब्रिजेट को ये पता होना चाहिए? हवा में खतरा साफ दिख रहा था, पर किसी को परवाह नहीं थी, सिवाय उन रॉयल बॉडीगार्ड्स के जो कमरे के पीछे थोड़े अनईजी फील कर रहे थे। जॉश हम दोनों की बहस बड़े मजे से देख रहा था, जबकि एलेक्स अपने फोन में बिजी था और बोर्ड लग रहा था। मैं ब्रिजेट की वजह से कंसर्न हूं, रीस गुर्राया। स्टेला उसकी बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुमने उसके साथ कुछ गलत किया तो ब्रिजेट दुखी होगी, जिसका मतलब मेरा जीना हराम होगा। समझ गया। मैंने ग्लास में अपनी ड्रिंक घुमाई। थोड़ा थका देने वाला होगा ना, अपने इमोशंस को किसी और के इमोशन से इतना कनेक्ट करके रखना। क्या ये दोनों तरफ से काम करता है या सिर्फ वही तुम पर कंट्रोल रखती है? जॉश जोर से हंसा। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, रीस ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। जैसे जूल्स और एवा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी अगर स्टेला को कुछ हुआ तो। जॉश की हंसी गायब हो गई। एलेक्स ने अपने फोन से ऊपर देखा। उसकी ठंडी ग्रीन आंखें मेरे अंदर तक देख रही थीं। हमने अपनी दोस्ती कभी छुपाई नहीं थी, पर कभी अनाउंस भी नहीं की, क्योंकि अनाउंस करने लायक कुछ था ही नहीं। हर महीने चेस मैचेस और कभी कभी बिजनेस की बातों के अलावा हम शायद ही मिलते थे। ऑब्वियस सी बात है, मैं कंसर्न्ड हूं, जॉश ने बात पलटते हुए कहा। स्टेला के साथ तुम्हारे इरादे क्या हैं? मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। ये झूठ था। मैकडो ने गलती से मेरे हाथ में फाइल दे दी थी, उससे पहले कि डांटे उसे खरीदे, जिसका मतलब मुझे जॉश चेन की हर बात पता थी। फैमिली बैकग्राउंड, मेड स्कूल के ग्रेड्स, उसकी फेवरेट बास्केटबॉल टीम और वो कॉफ़ी कैसे पीता है। वो एक गोल्डन बॉय था जिसमें थोड़ा डार्क साइड भी था, पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था जब तक मैकडो की फाइल मेरे पास थी। तुम मेरे घर में बैठे हो, मेरी बहन और मेरी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहे हो, तो हाँ, तुम्हें एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, जॉश ने कहा। अगर पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। मुझे इस डैम पार्टी में आने के फैसले पर अफसोस होने लगा। अगर स्टेला इतनी जिद्दी ना होती तो मैं ये दिन कुछ प्रोडक्टिव करने में बिता सकता था, जैसे किसी हैकर को ढूंढना, अपनी लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज करना या कल का क्रॉसवर्ड खत्म करना। कुछ भी इस बोरिंग कॉन्वर्जेशन से बेहतर था। तुम्हें पता है, रीस का एक्सप्रेशन थोड़ा सोचने वाला हो गया। ब्रिजेट ने मुझे वो सब बताया जो तुमने स्टेला के लिए किया, उसका रेंट कम करना, इस डेटिंग अरेंजमेंट के लिए मान जाना, उसे अपने घर शिफ्ट करना। वो थोड़ा शक भरी नज़रों से देखने लगा। मुझे लगा था तुम अलग हो, पर सच ये है कि ये कैंडी जैसा ट्रीटमेंट क्यों? मेरे अपने रीजंस हैं। मैंने अपनी स्लीव से एक धूल का कण झटका। रीस मेरे लिए हमेशा से सरदर्द था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो उन गिने चुने लोगों में से था जो मेरे सामने खड़े होने से नहीं डरता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ऑब्जर्व करता था और मुझे डांटे के अलावा किसी और से बेहतर जानता था। मेरा गुस्सा और बढ़ गया जब उसने मुझे मजाक उड़ाते हुए देखा। इतना फनी क्या था? आई एम श्योर तुम्हारे रीजंस होंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फीलिंग्स कैच कर रहे हो हार्पर? ये सिर्फ तुम्हारे सवालों से होने वाली इरिटेशन है। मैं अपनी जिंदगी और वक्त के साथ क्या करता हूं वो मेरा काम है। रीस की स्माइल और गहरी हो गई। डिफ्लेक्शन, इसका मतलब मैं सही हूं। वो धीरे से हंसा। ओह, ये तो कमाल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देखूंगा। उसके बगल में जॉश की उंगलियां फोन पर तेजी से चल रही थीं। मेरी आंखें नीची हुईं। क्या तुम जूल्स को टेक्स्ट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, पर अगर तुम सोच रहे हो तो लड़कियां कम से कम आधे घंटे तक बाथरूम में रहेंगी, कम से कम एक और आधा घंटा। जीसस क्राइस्ट, दुनिया के सारे लोगों में से स्टेला को इन्हीं लोगों के साथ दोस्ती करनी थी।
फीलिंग्स होना कोई शर्म की बात नहीं है। एलेक्स की आवाज में हल्की सी स्माइल थी, जो उसके जैसे इंसान के लिए बड़ी बात थी। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। जिस एलेक्स वुल्कॉफ को मैं 3 साल पहले जानता था, वो ऐसी बात कभी नहीं कहता, मजाक में भी। पर यह एक और निशानी थी कि कैसे प्यार ने सबसे समझदार लोगों को भी मूर्ख बना दिया था। मेरे सीने में गुस्सा भड़क गया। मुझे सिखाना बंद करो। कम से कम मैंने एक लड़की के पीछे 1 साल तक घूमने के लिए अपनी कंपनी नहीं छोड़ी थी। वो मुझे मुड़कर देखेगी भी नहीं। फिर भी मेरे पास वो लड़की है और तुम यहाँ बैठकर अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स के बारे में बहस कर रहे हो। एलेक्स ने कामली कहा। अगर तुम्हें स्टेला के लिए फीलिंग्स नहीं होती तो तुम इतना परेशान नहीं होते। एग्जैक्टली। जॉश ने ऐसे सर हिलाया जैसे वो मुझे जानता हो, भले ही आज से पहले हमने मुश्किल से 5 शब्द कहे होंगे। मेरी स्माइल एकदम ठंडी, प्योर आइस थी। जॉश, तुम्हें अपना चेस सुधारने में ज्यादा वक्त देना चाहिए और दूसरों के मामलों में कम। मैंने एलेक्स को चेस में हराया है, क्या तुमने कभी हराया है? जॉश की स्माइल गायब हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है तुमने एलेक्स को हराया है? तुम दोनों ने साथ में चेस कब खेली? उसने झटके से अपना सर एलेक्स की तरफ घुमाया। तुम किसी और के साथ चेस खेल रहे हो? एलेक्स ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर मेरी तरफ गुस्से से देखा। उसकी आंखों में जहर भरा था। मेरी स्माइल और बड़ी हो गई। हमारी हर महीने एक चेस डेट होती है। मैंने अपने ग्लास में ड्रिंक घुमाई। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? जॉश एकदम शॉक दिख रहा था। तुम्हारा कोई और सीक्रेट बेस्ट फ्रेंड है? लेकिन मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। मैंने तुम्हारी बैचलर पार्टी के लिए बनाना फ्लोट खरीदा था। मुझे बनाना फ्लोट नहीं चाहिए और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। एलेक्स का गुस्सा और बढ़ गया। मैंने कंधे उचका दिए। मेरा मतलब साफ था। अब क्या कर सकते हैं? सेलावी। ये मेरी गलती नहीं थी कि वो इतना एंटी सोशल था कि उसका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ इस बात पर भड़क गया कि वो किसी और के साथ वक्त बिता रहा है। यकीन नहीं होता। स्टैंडिंग चेस डेट। जॉश गुस्से में बुदबुदाया। क्या इसलिए तुम मेरे साथ लेटेस्ट मार्वल मूवी देखने नहीं गए, क्योंकि तुम्हें पता था मैं कब से वो मूवी देखने के लिए मरा जा रहा हूं? रीस वहां बैठा हंस रहा था। उसका ध्यान 3 फीट दूर चल रहे इस ड्रामा पर बिल्कुल नहीं था। रुको, जरा ब्रिजिट को बताने दो, उसे ये सुनकर मजा आ जाएगा। मेरा मूड एकदम से खराब हो गया। तुम उसे कुछ नहीं बताओगे? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। रीस जोर जोर से हंसने लगा। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसे। अगर कोई चीज थी जिससे मुझे नफरत थी तो वो थी इनकॉम्पिटेंस और वैलेंटाइंस डे और लोग जो मेरी पर्सनल लाइफ में घुसते हैं। एक वक्त था जब एलेक्स और रीस मेरी बात से सहमत होते। अब वो दोनों अपनी पार्टनर्स के प्यार में इतने पागल, विप्ड हो चुके थे कि उनमें थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचा था। एलेक्स मजाक कर रहा है। रीस अपनी प्राइवेसी छोड़कर पेपरआजी और रिबन कटिंग्स के बीच रह रहा है। ये सब देखकर गीन आती थी। स्टेला और मैं अलग थे। मैं उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं उसे इतनी शिद्दत से चाहता था कि प्यार का ये पुराना और घिसा पिटा कॉन्सेप्ट उसके आगे कुछ नहीं था। हमारे बीच कोई रेनबोज और यूनिकॉर्न्स नहीं थे। सिर्फ एक ऐसी चाहत थी जिसमें थोड़ी रफनेस और डार्कनेस थी। गर्मी के जून के दिन, सीक्रेट स्माइल्स, टर्कवाइज। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया। आखिरकार मैं उसे पा ही लेता, और एक बार वो मेरी हो गई तो मैं उसे कभी जाने नहीं देता। चैप्टर 26 स्टेला। मैंने जॉश और जूल्स की हाउस वार्मिंग पार्टी के बाद अपना पहला फाइनल पीस फिनिश कर लिया था। वो मेरी चेयर के पीछे लटका हुआ था, एक गोल्डन कलर का सिल्क जो डार्क वुड बैकग्राउंड पर चमक रहा था। ये परफेक्ट नहीं था और फैब्रिक भी काफी महंगा था। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे सस्ता होलसेल ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये तैयार था। ये इस बात का सबूत था कि मेरे सपने सिर्फ सपने नहीं हैं और मैं फाइनली उन्हें सच करने के लिए कदम उठा रही हूँ। भले ही ये इम्परफेक्ट था, पर कुछ ना होने से तो बेहतर ही था। और ये मेरा अपना पैटर्न था, मेरी अपनी डिजाइन। ये सिर्फ कोई क्रिसमस ब्रेक पर बनाई हुई ड्रेस नहीं थी, ये मेरी थी। ज्यादा प्लानिंग करना भी एक तरह का काम टालना यानी प्रोक्रेस्टिनेशन ही है। लिलह की कही बात मेरे दिमाग में गूंजी जब मैंने ड्रेस के बॉर्डर्स पर हाथ फेरा। सिल्क का वो एहसास मेरी स्किन पर बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपको एक ब्रांड चाहिए तो आपको एक प्रोडक्ट चाहिए। पहले एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, बाकी सब बाद में। वो बाकी सब में प्राइसिंग, सोर्सिंग और रिटेल बायर्स तक पहुंचना शामिल था। हजारों ऐसी चीजें जो मुझे हर बार परेशान कर देती थीं जब मैं अपनी टू डू लिस्ट देखती थी। लेकिन अब मेरे पास एक प्रोडक्ट था और एक प्लान। बाकी सब वहीं से शुरू होगा। मेरे गले में एक अजीब सा एहसास हुआ, इतना अनजान कि मुझे पहचानने में 1 मिनट लगा। ये गर्व था, प्राइड। मुझे ऐसा तब भी फील नहीं हुआ था जब मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे, लेकिन अब इस ड्रेस के सामने खड़े होकर, जिसे बनाने में 1 दिन और सीखने में पूरी जिंदगी लग गई, मेरे अंदर प्राइड की एक लहर उठी।
मेरी पूरी लाइफ दूसरों के लिए थी। मेरे ब्लॉग पोस्ट्स ऑडियंस के लिए थे, मेरी फोटोज फॉलोअर्स के लिए, मेरे ग्रेड्स पेरेंट्स के लिए और मेरे आइडियाज डीसी स्टाइल के लिए, जहां मैं काम करती थी। लेकिन बहुत समय बाद मैंने कुछ अपने लिए किया था और सच कहूं तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन हल्का हो गया और मेरे चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ गई। मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि आज रात मेरी मंथली फैमिली डिनर है। आज कोई भी चीज मेरा मूड खराब नहीं कर सकती थी। तभी मेरा फोन बजा। नटालिया का कॉल था। सिवाय मेरी बहन से बात करने के। मेरी स्माइल थोड़ी कम हुई, लेकिन मूड अभी भी इतना अच्छा था कि मेरी आवाज नॉर्मल निकल रही थी। हे नैट, बस याद दिला रही हूँ कि मॉम और डैड उम्मीद कर रहे हैं कि तुम आज रात अपने बॉयफ्रेंड को साथ लाओगी। उससे कहना कि कोई अपनी अचीवमेंट साथ लेकर आए। हाँ, अलोंसो फैमिली डिनर्स में सबको अपनी अचीवमेंट्स शेयर करनी पड़ती थी और कैसे हमारी फैमिली जज करती कि कोई दूसरा मेंबर लायक है या नहीं। क्रिश्चियन नहीं आ सकता। मैंने नटालिया को स्पीकर फोन पर डाल दिया ताकि मैं तैयार हो सकूं। उसे आना तो था, पर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। फीवर, चिल्स, वही सब। हैरत की बात ये थी कि कितनी आसानी से मैंने ये झूठ बोल दिया। रियली? नटालिया की आवाज एकदम फीकी थी, फ्लैट। कितना कन्वीनियंट है। मैंने अपने बालों का जूड़ा बनाया, उम्मीद करती रही कि वो मेरी तेज धड़कन न सुन ले। किस्मत खराब है, पर बीमारी हमारे स्केड्यूल्स देखकर तो नहीं आती। इतने सारे झूठ। अगर मेरा क्लोथिंग लाइन नहीं चला तो मैं एक कामयाब कार सेल्समैन बन सकती हूँ। मुझे गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़िग रही। मैं कभी भी अपने दुश्मन को भी अलोंसोस के साथ डिनर पर नहीं ले जाती। प्लस मुझे अपने पेरेंट्स से डील करने के लिए एक शांत दिमाग चाहिए था, और अगर क्रिश्चियन वहां होता तो मेरा ध्यान भटक जाता। तो मॉम और डैड खुश नहीं होंगे, नटालिया ने वॉर्न किया। वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने का इंतजार कर रहे थे। असल में वो उससे सवाल जवाब यानी ग्रिलिंग करने का इंतजार कर रहे थे। जाविस और मीका अलोंसो की अपने होने वाले दामाद के लिए एक लंबी लिस्ट थी, और भले ही क्रिश्चियन हर बॉक्स चेक करता था, अमीर, पढ़ा लिखा, कल्चर्ड, लेकिन फिर भी इंटेरोगेशन टॉर्चर जैसा होता था। तुमने उसके बारे में इतना बताया है, बात जरूरी लगती है। मैंने चीक्स पर ब्लश लगाया। हम बस चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पता है मॉम और डैड समझ जाएंगे। वैसे भी मॉम को जर्म से नफरत है, वो नहीं चाहेंगी कि कोई बीमार मेहमान डिनर पर आए। एक्चुअली मैं अब काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। मैं झटके से मुड़ी। क्रिश्चियन दरवाजे पर खड़ा था, जैकेट उतरी हुई थी और एक हाथ जेब में था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। मैं कल थोड़ा बीमार था, पर आज एकदम ठीक हूँ, उसने स्पीकर फोन पर नटालिया से कहा, पर उसकी आंखें मुझसे नहीं हटी थी। तो स्टेला डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चल पाऊंगा। ये नहीं हो सकता था। क्रिश्चियन ने मुझे स्पीकर फोन पर झूठ बोलते सुन लिया था। भगवान मुझसे नफरत करते हैं। शायद मुझे चर्च स्किप नहीं करना चाहिए था जब से मैं घर से बाहर निकली हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने बिना बोले इशारा किया। उसने सिर्फ एक ऐसी स्माइल दी जिससे मेरी अहिंसा पर पकड़ ढीली होने लगी। बुरा मत करो जब तक तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड तुम्हारे परिवार के डिनर में घुसने की कोशिश ना करे। खैर, डिनर ही उसकी सजा होगी। अलोंसोस के साथ एक मील तो बड़े बड़े क्रिश्चियन हापर को भी भगा देगा। ओह, अचानक से सरप्राइज, ये सुनकर अच्छा लगा। उसे पता चल गया था कि कमरे में कोई और भी है। ठीक है, फिर 1 घंटे में मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, इंतजार रहेगा, क्रिश्चियन धीरे से बोला। मैंने फोन रखा इससे पहले कि मेरा गुस्सा फट पड़ता। ये क्या था? कूल, काम, कलेक्टेड। कूल, काम। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर डिनर के लिए मान रहा था। क्रिश्चियन ने सीधे खड़े होते हुए अपनी टाई पर हाथ फेरा। हम महीनों से डेट कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूं, तुम्हें नहीं लगता? हम असल में डेट नहीं कर रहे। उन्हें ये नहीं पता। उसका शांत जवाब मुझे और चिढ़ा रहा था। मुझे उनसे कभी ना कभी तो मिलना ही था। तुम कितने बहाने बनाओगी? इस तरह हम ये मुलाकात निपटा देंगे और वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। उसकी बात में दम था, फिर भी मुझे नफरत थी कि उसने ये सब इतने ढंग से प्लान किया था। मेरे पेरेंट्स के घर तक का रास्ता इतना ही खामोश था जितना जॉश और जूल्स के घर जाते वक्त था। उसका वो कन्फेशन कि वो मुझे चाहता है, हमारे बीच एक अनसुलझी पहेली की तरह था, पर हम दोनों में से किसी ने उस पर बात नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे हैंडल करूं। शायद आसान होता अगर मैं भी उसे ना चाहती, पर हर बार जब मैं बात शुरू करने की कोशिश करती, मेरी नर्व्स मुझ पर हावी हो जाती। मैंने चोरी छुपे क्रिश्चियन की तरफ देखा। हवा में जैसे सैकड़ों अनसुनी बातें घूम रही थी। उन बातों ने मेरे फेफड़ों यानी लंग्स को जकड़ लिया था और ऑक्सीजन कम पड़ रही थी। एसी चल रहा था, पर मैंने थोड़ी सी खिड़की खोली और ताज़ी हवा की सांस ली।
हम एक रेड लाइट पर रुके। क्रिश्चियन ने खिड़की के बारे में कुछ नहीं कहा, पर उसकी नज़रों की गर्मी मेरी स्किन पर महसूस हो रही थी। मैंने अपनी आंखें खिड़की के बाहर रखीं जब तक हम पेरेंट्स के घर नहीं पहुंच गए, जहां अब बड़ी परेशानियां मेरा इंतजार कर रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, मेरी फैमिली ने उनका स्वागत एक गेस्ट की तरह किया। ऊपर से पोलाइट, पर अंदर ही अंदर उसकी हर मूव और हर शब्द को परख रहे थे। वो अपनी वाइन कलेक्शन से एक $2000 की विंटेज रेड वाइन लाया था, जिसने मेरी माँ का दिल तो जीत लिया, पर डैड को इम्प्रेस करना मुश्किल था। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। जाविस के टोन से लग रहा था कि उसने जो सुना है वो क्रिश्चियन के लिए बहुत तारीफ काबिल नहीं था। हार्बर सिक्योरिटी, सही कहा ना? जी सर। क्रिश्चियन ने उसे मैश्ड पोटेटोज का बोल पास किया। उसने डिनर के लिए अपने आम सूट्स की जगह थोड़े कैजुअल कपड़े पहने थे, पर पता नहीं क्यों बटन डाउन शर्ट और जीन्स में वो और भी खतरनाक लग रहा था, जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। मैं कभी कभी गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ। मैं सेक्रेटरी पामर को अच्छे से जानता हूँ। मेरे डैड के चेहरे पर उसके बॉस का नाम सुनते ही सख्ती आ गई। मुझे यकीन है तुम जानते होगे। मेन कोर्स तक सिर्फ बर्तनों की आवाज़ आती रही। उस खामोशी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी अचीवमेंट्स शेयर करूं। ओ, क्या मैंने बताना भूल गई, मैं एक फैशन ब्रांड शुरू कर रही हूं। तुम्हारी डीसी स्टाइल वाली जॉब कैसी चल रही है? नतालिया के सवाल ने मेरी बातों को बीच में ही काट दिया। मैंने अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि मुझे निकाल दिया गया है। हर बार जब मैंने कोशिश की, शब्द मेरे गले में ही अटक गए। सब ठीक है। मैंने वाइन का ग्लास अपने होठों से लगाया और उम्मीद की कि कोई मेरे हाथ की हल्की सी कपकपाहट ना देख ले। नतालिया का कांटा प्लेट पर घिसते हुए ब्लैकबोर्ड पर नाखून रगड़ने जैसी आवाज कर रहा था। पता है अजीब बात क्या है? मैं परसों तुम्हारे ऑफिस के पास एक मीटिंग में थी, तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। मैंने सोचा मैं मिलकर हाय कह दूं, पर जब मैं वहां पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि तुम अब वहां काम नहीं करती। उसने कहा कि तुम्हें गए हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। सब कुछ जैसे रुक गया। हम लोग अब इंसान नहीं बल्कि स्टैचूज लग रहे थे जो शॉक और डिनायल में जम गए हैं। सिर्फ क्रिश्चियन ही था जो नॉर्मल लग रहा था। उसका ध्यान मेरी तरफ था, उसकी नज़रों में चिंता थी। मुझे लगा था कि उसका डिनर पर होना मेरा बैलेंस बिगाड़ देगा, पर वो बिल्कुल उल्टा कर रहा था। वो मेरा सहारा बन रहा था। मैं अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा नहीं कह सकती थी। मेरे डैड के चेहरे का रंग उड़ चुका था और माँ का मुंह एक सरप्राइज ओ की तरह खुला था। जार्विस और मिका अलोंजो को हैरान करना बहुत बड़ी बात थी। मेरा मन किया कि मैं अपना फ़ोन निकालकर इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर लूं। मैंने उनसे कहा कि ज़रूर कोई गलती हुई होगी। नतालिया की आंखें मुझ पर गड़ी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी नौकरी चली जाए और तुमने हमें बताया ना हो। सही कहा ना स्टेला? मेरे गले में कड़वाहट महसूस हो रही थी। झूठ बोलने का मन फिर से हुआ, लेकिन अब मैं इस नाटक को और नहीं खींच सकती थी। आखिरकार उन्हें सच पता चल ही जाता। अब छुपने का नहीं, सामना करने का वक्त था। वो कोई गलती नहीं थी। मैं अब डीसी स्टाइल में काम नहीं करती, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। मुझे फरवरी के बीच में निकाल दिया गया था। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। मिड फरवरी? तुमने ये हमसे इतने समय तक कैसे छुपाया? मेरी माँ ने जापानीज में चिल्लाते हुए पूछा। वो क्योटो में पली बढ़ी थी और जब भी वो गुस्सा होती थी अपनी पहली भाषा जापानीज पर उतर आती थी। मैंने इंग्लिश में जवाब दिया। मैंने सालों से जापानीज की प्रैक्टिस नहीं की थी। मेरे पेरेंट्स हमें वो सब सिखाने में बहुत बिजी थे, इसलिए उन्होंने हमें स्पेनिश, जर्मन और जापानीज क्लासेस में बचपन में ही डाल दिया था। उनका कहना था कि ये हमें ग्लोबल सिटीजन्स बनाएगा, ताकि हम अपनी रूट से जुड़ सकें। पर मुझे शक था कि ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि कॉलेज एप्लीकेशंस में फॉरेन लैंग्वेज आना अच्छा लगता था। और तुम इतने वक्त से क्या कर रही हो? मेरे पिता का गुस्सा कमरे की हर कोने में गूंज रहा था। 2 महीने से तुम्हें कोई नई नौकरी नहीं मिली? मैंने अपनी नेकलेस को उंगली पर इतना जोर से लपेटा कि ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगा। कूल, काम, कलेक्टेड। मैंने किसी और ऑफिस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। मैं अपने ब्लॉग से काफ़ी पैसे कमा लेती हूँ और मैंने अभी एक बड़े ब्रांड के साथ कैंपेन डील साइन की है। 6 फिगर्स मेरी फुल टाइम इनकम है। शायद, पर ये स्टेबल इनकम नहीं है। जार्विस ने अपने होंठ सख्ती से भींचिए। क्या होगा जब डील्स खत्म हो जाएंगी या अगर तुम्हारा अकाउंट बंद हो गया? इमरजेंसी फंड का क्या? सेविंग्स में कितना पैसा है? वो एक के बाद एक सवाल बंदूक की गोली की तरह दाग रहे थे। मैंने क्रिश्चियन की तरफ देखा, जिसने हल्का सा सर हिलाकर मुझे सपोर्ट किया। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों के नीचे कुछ तूफानी चल रहा था। मैंने एक बार फिर उस फायरिंग स्क्वाड का सामना किया। मैं पूरी जिंदगी इन्फ्लुएंसर बनकर नहीं रहना चाहती। मैं
बस ये समझ लीजिए कि मैं अपनी डिज़ाइंस खुद बनाना चाहती हूँ, एक फ़ैशन लाइन के लिए, और मेरे पास थोड़ी सेविंग्स बची है, लेकिन जब मुझे डेलामाइन कैंपेन की अगली पेमेंट मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। मानो कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम सीरियस नहीं हो सकती, मिका ने हैरानी में अपना कांटा नीचे रखा। फैशन डिज़ाइनर? स्टेला, तुमने थेयर से ग्रेजुएशन की है, तुम कुछ भी बन सकती हो, फिर तुम डिज़ाइन क्यों चुन रही हो? मेरे पिता अभी भी मेरी पहली बात पर अटके हुए थे। तुम्हारा क्या मतलब है कि सेविंग्स थोड़ी बची है, बाकी पैसे कहाँ गए? मेरी गर्दन पर पसीना आने लगा। गो बिग और गो होम। मेरे पेरेंट्स मुझसे पहले ही नाराज थे, तो मैंने सोचा एक ही बार में सब सच बोलकर पट्टी उतार दूं और जो अंजाम होगा देखा जाएगा। मैं मौरा के असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी का खर्चा उठा रही हूँ। मैंने अपना नेकलेस छोड़ा और अपने कांपते हुए हाथों को छुपाने के लिए उन्हें अपनी थाइस के नीचे दबा लिया। मेरी नर्व्स की वजह से मेरा घुटना ऊपर नीचे हो रहा था। अच्छा हुआ मेरी माँ देख नहीं सकती थी, वरना वो मुझ पर चिल्लाती। जापानीज विश्वास के मुताबिक पैर हिलाना गरीबी या बदकिस्मती को दावत देना होता है। ये मेरी माँ की सबसे बड़ी चिढ़ थी। पेट पीव। मैंने बात जारी रखी। उन्हें अल्जाइमर्स है। पिछले कुछ सालों से मैं उनके रहने और खाने का खर्चा दे रही हूँ। मेरे ज्यादातर पैसे वहीं जाते हैं। इस बार सन्नाटा चुभ नहीं रहा था, बल्कि गले में किसी सांप की तरह लिपट रहा था जो मेरी सांस रोक रहा हो। मेरी माँ का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि उनका और कोई नहीं है मॉम, उन्होंने मेरा ख्याल रखा था। वो परिवार नहीं है, मिका ने बीच में ही काट दिया। हम उन सालों के लिए एहसानमंद हैं जो उन्होंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, और मैं समझती हूँ कि तुम उनसे जुड़ी हुई हो, पर उन्होंने 1 दशक से ज़्यादा समय से तुम्हारे लिए काम नहीं किया है, और तुम्हारे पास पैसे की कमी है स्टेला। तुम अनएम्प्लॉयड हो। जब तुम डीसी स्टाइल में थी तब भी तुम्हारी सैलरी कम थी। एक पुराने एम्प्लॉय के लिए हर साल हज़ारों डॉलर खर्च करना जब तुम खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, ये बेवकूफ़ी है, गैर जिम्मेदार है। गुस्से की एक लहर मेरे अंदर उठी और सारा गिल्ट खत्म हो गया। मुझे नफरत थी जिस तरह मेरे पेरेंट्स मौरा को सिर्फ एक पुरानी एम्प्लॉय कह रहे थे, जबकि वो मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा थी। उन्होंने मुझे बचपन में लोरियां सुनाकर सुलाया, मेरी टीनेज के नखरे झेले। वो मेरी हर चोट और हर ब्रेकअप में मेरे साथ थीं। वो सिर्फ एक नौकरी से कहीं ज्यादा इज्जत डिजर्व करती थी। उनके बिना मेरे पेरेंट्स आज जहाँ हैं वहाँ नहीं होते। उन्होंने घर संभाला ताकि ये दोनों अपना करियर बना सके। मौरा परिवार है, वो मेरे लिए तुमसे ज्यादा माँ जैसी रही हैं। शब्द मेरे मुंह से निकल गए इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाती। नतालिया ने जोर से सांस ली। जब से उसे मेरी फायरिंग के बारे में पता चला था, वो चुप थी, पर अब वो आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। हम दोनों ने कभी भी अपने पेरेंट्स से ऐसे बदतमीजी नहीं की थी, अपनी रिबेलियस उम्र में भी नहीं। हम परफेक्ट बच्चे नहीं थे, पर हे भगवान, मैंने अभी अभी अपनी माँ को सबके सामने और एक गेस्ट के सामने बुरी माँ कह दिया, डिनर टेबल पर। मेरा दम घुटने लगा। मेरी माँ को देखकर ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया हो। उनका चेहरा, जो पहले ही सफ़ेद था, अब एकदम रूह जैसा दिख रहा था, जैसे किसी ने उनके अंदर से जान निकाल ली हो। पहली बार मिका अगोंसो, जो शहर की सबसे खतरनाक अटर्नीज में से थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक पल के लिए मुझे अच्छा लगा, फिर मुझे घिन आने लगी। मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मेरे शब्द इसलिए चुभे क्योंकि वो सच थे। मेरी माँ तब वहाँ नहीं थी जब मैं बच्ची थी। वो खुद मजाक में कहती थी कि मौरा हमारी सरोगेट मदर है, लेकिन अब उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा दुख में बदल चुका था। उनके बगल में मेरे पिता का चेहरा भी पहचाना नहीं जा रहा था, बस उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। तुमने हद पार कर दी है स्टेला, उनकी धीमी आवाज़ गुस्से की लहर की तरह मुझसे टकराई। अपनी माँ से माफ़ी मांगो, अभी। मैं माफ़ी मांगकर सब ठीक कर सकती थी, अपनी माँ का दुख और पिता का गुस्सा कम कर सकती थी, पर मेरे अंदर की वो छोटी लड़की अभी भी नाराज़ थी। मुझे दुख है कि आपको बुरा लगा मॉम, लेकिन मौरा ने ही मुझे पाला है। हम दोनों जानते हैं कि ये सच है, और उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल मेरी देखभाल में लगा दिए, जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। मैं उन्हें अब अकेला नहीं छोड़ सकती जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने नटालिया की तरफ नहीं देखा, जो मौरा को पसंद तो करती थी, पर उसका मेरे जैसा बॉन्ड नहीं था। मेरे पेरेंट्स का करियर तब तक सेट नहीं हुआ था जब तक मैं 5 साल की और नटालिया 10 साल की नहीं हो गई। तब तक वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि हमारी नैनी के साथ वैसा अटैचमेंट नहीं बना पाई जैसा मेरा था। वो मेरा साथ नहीं देगी, उसने कभी नहीं दिया। एक छोटे से फ्लिंच के अलावा मेरी माँ ने मेरी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया। दूसरी तरफ मेरे डैड और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। जार्विस अलोंजो को अपनी बातें ना माने जाने पर बहुत गुस्सा आता था। थंडर ने उनकी आंखों के वार्म ब्राउन रंग को गीला कर दिया, जब तक कि वो एक सख्त
बेरहम काले रंग में नहीं बदल गई। मैं अपने पिता से कभी नहीं डरी थी, कम से कम फिजिकल सेंस में तो नहीं, लेकिन उस पल मुझे उनसे डर लग रहा था। जब वो दोबारा बोले तो उनकी आवाज़ एक गरजती हुई ग्राउल जैसी थी, जो अक्सर वो फॉरेन डिक्टेटर्स और टेररिस्ट सेल्स के बारे में डिस्कशंस के लिए बचा कर रखते थे। स्टेला रोज़ैली अलोंजो, अगर तुमने इसी वक्त अपनी माँ से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये सेंटेंस ख़त्म ना करें। क्रिश्चियन की शांत आवाज़ ने मेरे पिता के गुस्से के टॉक्सिक फ्यूम्स को ऐसे काट दिया जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। नटालिया की तरह डिनर के बिगड़ने के बाद से वो भी चुप था, लेकिन उससे निकलने वाली टेंशन हज़ारों शब्द कह रही थी। अगर मेरे पिता का गुस्सा एक उठता हुआ तूफान था, तो क्रिश्चियन का गुस्सा एक गहरा, खामोश सुनामी था। जब तक उसके रास्ते में आने वालों को खतरे की महक आती, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। और जैसे ही मेरी आंखें मेरे पिता के फड़कने वाले जबड़े और क्रिश्चियन की लीथल स्टेयर के बीच घूम रही थीं, मुझे एक सिंकिंग फीलिंग आई कि ये बुरी शाम अब और भी खराब होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हाँ, लाइक करें अगर पसंद आई वीडियो तो, और कमेंट करें आपके सजेशंस एंड शेयर विद योर बुक लवर फ्रेंड्स। थैंक यू।